जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा मित्र क्लासेस पर। और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहे हैं आपके इस स्पेशल सीरीज के लिए, जहां पर हम बीपीएससी 3.0 के मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। पिछली क्लास आपको मिल चुकी है और आज उसी सेशन में आपका फिर से स्वागत है। क्वेश्चंस को वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां पे हमने उसको छोड़ा था। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो आज के सेशन की शुरुआत हो रही है इस सवाल से। ये आपके टीआरई 2.0 में आया हुआ क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। आपको ट्रिग्नोमेट्री से वैसे भी कुछ अधिक प्यार होगा, है ना। और ये इसी लिए छोटी सी इंस्टॉलमेंट है आपके लिए। देखते हैं क्वेश्चन की क्या अप्रोच है, कैसे लेके चलेंगे हम। फिलहाल जो क्वेश्चन आपको दिखा रहा है वो क्या कहता है कि आपको कॉस और साइन के डिफरेंसेस और देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार कि यदि cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस साइन थीटा जो है वो कितना है 1 माइनस रूट थ्री अपॉन 1 प्लस रूट थ्री। तो आप बताइए थीटा कितना होगा। ठीक है, आप बताइए थीटा कितना होगा। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखने की है, ये चीज चाहे यहाँ लिखी हो चाहे ना लिखी हो, क्या मैं कह रहा हूँ, ये चीज यहाँ पर लिखी हो चाहे ना लिखी हो, बट आप हमेशा ध्यान रखेंगे जो ये थीटा यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है, जो थीटा यहाँ पे दिया जाता है ये हमेशा एक एक्यूट एंगल होता है। क्या होता है? एक एक्यूट एंगल होता है। अब सर ये क्या होता है बेटा? इसे हम कहते हैं न्यून कोण। इसे हम कहते हैं न्यून कोण। न्यून कोण मतलब कि ऐसा कोण जो कि 90 डिग्री से छोटा होता है लेकिन 0 डिग्री से बड़ा होता है। यही चीज आपको यहाँ पे लिखी हुई दिखाई पड़ भी रही है, ठीक है। ये हमेशा एक न्यून कोण ही होता है, ठीक है। अब अगर कोई ये पूछे कि सर ऐसा ही क्यों हो रहा है, न्यून कोण क्यों ही, हमें सिर्फ न्यून कोण ही क्यों दिया जा रहा है? देखो, आप जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया जाता है ना, तो समकोण त्रिभुज दिया जाता है ना, यही कहना चाहिए मुझको। तो इसमें क्या होता है, देखो अगर ये एंगल 90 का हो गया, ठीक है, अगर एक त्रिभुज के अंदर ट्राइंगल में एक एंगल 90 का हो गया तो बाकी बचे हुए दो एंगल हमेशा 90 से कम के ही हो सकते हैं, ठीक है। कोई और एंगल 90 या उससे ज्यादा का नहीं हो सकता, बल्कि इन दोनों एंगल का जो जोड़ आएगा वो 90 आएगा। लेकिन इन दोनों में से कोई भी 90 नहीं होगा, 90 छोटे ही होंगे, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, ठीक है। इसी बात को ध्यान में रख के आप हमेशा बात ध्यान रखेंगे, जब भी आपको त्रिभुज दी जाती है सॉल्व करने के लिए, दी जाती है सॉल्व करने के लिए, तो आपको जो एंगल दिया जाता है साइन कॉस टैन के साथ, जो थीटा आपको दिया जाता है वो हमेशा एक न्यून कोण होता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो अपना क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा था कि अगर हमें cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस साइन थीटा ये दिया हुआ है तो हम क्या करें। चलिए जरा देखते हैं कि क्या हो सकता है। देखो भाई, अगर cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा प्लस साइन थीटा, अब क्वेश्चन की हिंट क्या है? देखो इक्वल टू में लिखा हुआ है 1 माइनस अंडर रूट 3 और 1 प्लस अंडर रूट 3। हाँ जी, क्वेश्चन में क्या लिखा है? 1 माइनस और 1 प्लस अंडर रूट 3। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, है ना। देखो, अगर क्वेश्चन में मैं ये कहूं कि क्वेश्चन के अंदर ही हिंट लिखा हुआ है तो क्या होगा? सुनो मेरी बात, आपको रूट 3 दिखाई पड़ रहा है। क्या रूट 3 आपके हिसाब से किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के अंदर आता है? तो आप कहोगे हाँ सर टैन में आता है। बनने का बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो ऐसा करते हैं, यहाँ टैन बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बनाएंगे? आप एक छोटा सा काम कर सकते हो इसके अंदर। क्या कर सकते हो? यहाँ पर cos से डिवाइड कर दो, तो यहाँ भी cos से डिवाइड करना पड़ेगा, और पूरे क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए नीचे भी cos से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? देखो भाई, इससे हुआ क्या, ये cos से cos कैंसिल होकर सिर्फ 1 रह गया, और ये पार्ट आपको क्या दे देगा? ये आपको दे देगा tan थीटा। अच्छा, क्योंकि साइन अपॉन क्या होता है भाई? tan थीटा होता है। अच्छा, तो नीचे भी आ जाते हैं, तो नीचे भी क्या आ जाएगा? 1 प्लस tan थीटा। तो आप लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हो? आप क्या देख पा रहे हो कि भाई अगर ऐसा है तो यहाँ तो काफी कुछ दिखाई पड़ने लग गया, है ना, काफी कुछ दिखाई पड़ने लग गया। अगर सिर्फ इतने पार्ट को इससे कंपेयर किया जाए
अगर इतने पार्ट को इससे कंपेयर किया जाए, यहाँ पे सिर्फ √3 है, तो आपको क्या दिख रहा है, 1 तो 1 के इक्वल है, तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं, हम सिर्फ तुलना कर रहे हैं, तो आप कहोगे सर यहाँ पर तो tan 60 होना चाहिए, तभी √3 आ सकता है। तो हमारे थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 60 हो गई। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हमारा कोई ऑप्शन ऐसा है। जी हाँ, बिल्कुल हमारा ऑप्शन है। ठीक है, कितना है, कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, चलिए तो फिर ये हमारा आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन HCF से है। अच्छा, जहां पर हम 65 और 117 इसके HCF की बात करने वाले, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट करके दिया हुआ है। आपसे क्या कहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले एक बार। क्वेश्चन कहता है यदि 65 और 117 का HCF 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो m का मान क्या होगा। अगर मैं 65 और 117 इसका HCF निकालूं तो क्या है। देखो भाई, आप सब जानते हो कि ये 13 के पहाड़े में आता है, तो ये है 13 पंजे और ये है 13 नीम, यानी कि 13 9 टाइम्स। ठीक है, तो आप HCF क्या बोलोगे, तो बोलोगे तो बहुत सिंपल चीज आ गई, ये तो HCF 13 दे देगा। बट कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। क्वेश्चन कहता है कि HCF को ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, तो HCF को ऐसे अगर लिख सकते हैं तो इसका मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। HCF को अगर ऐसे लिख सकते हैं तो ये HCF के बराबर होना चाहिए। तो यहां से देखा जाए तो 65m क्या आ जाएगा, 13 + 117, और आप इसको बड़े ही प्यार से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। ये आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारे पास। चलिए ये सवाल लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले देखा जाए कि एक मीनार है और मीनार के शीर्ष से, मीनार के आधार से जाने वाली सरल रेखा पर मीनार के पथ से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उसका उन्नयन कोण जो है वो एक दूसरे के पूरक है। अब पहली बात तो ये आती है कि पूरक क्या होता है। ठीक है, ये पूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिनका जो योग है वो 90 डिग्री आता है, इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वही होते हैं पूरक। ठीक है, अच्छा तो फिर क्वेश्चन कहता है, जरा इधर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि जो एंगल है एलिवेशन का, किसका, टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 and 9 मीटर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरे पास एक टावर है, ठीक है, और टावर की जो ये टॉप है इसका उन्नयन कोण किसी एक बिंदु से अगर देखा जाए, ठीक है, और दूसरी बिंदु से देखा जाए, पहली बिंदु जो है वो 4 मीटर दूर है और दूसरी बिंदु जो है वो 9 मीटर दूर है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन कई बार देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टिपिकल है, जैसा कराया जाएगा वैसा ही बहुत बार आता है। इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, पहले जरा क्वेश्चन की रूपरेखा को समझ लेते हैं। अब ये कह रहा है कि ये जो दो एंगल है ना ये समपूरक है। समपूरक का मतलब मैंने क्या कहा, दोनों को जोड़ के 90 आता है। तो अगर मैं इसको थीटा कह दूंगा तो ये 90 - थीटा हो जाएगा, दोनों जोड़ के आपको थीटा मिल जाएगा। सही बात है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये आपके लिए क्वेश्चन क्यों यहां पर रखा गया, ये क्वेश्चन आपके लिए यहां पर क्यों रखा गया। देखो मैं सेम डायग्राम फिर बना के दे रहा हूं और यहां पर थीटा लिख रहा हूं, यहां पर 90 - थीटा लिख रहा हूं। इस वाले दूरी को A कहता हूं, इस वाली दूरी को B कहता हूं, और जो हाइट है, जो ऊंचाई है इस बिल्डिंग की, टावर की, पोल की,
जो कह दे वो उसकी h है। तो हमेशा ध्यान रखना इस h का मान जो होगा वो रूट ए बी के बराबर होगा। आप हमेशा ध्यान रखना इस h का मान जो होगा वो रूट ए बी के बराबर होगा। इसको हम डिराइव कर सकते हैं अगर हम हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को यूज करना यहाँ पे शुरू कर दें। बट आपको एमसीक्यूज में जाना है, जब भी ये सिनेरियो दिखाई पड़े, क्या दिखाई पड़े आपको, जो फुट है यानी कि जो पद है किसका, जो नीचे वाला हिस्सा है किसका, बिल्डिंग का, उससे दूरी दे रखी हो दो बिंदुओं की, यानी कि एक बिंदु ए और एक बिंदु बी ले लिया जाए अगर, तो ए की दूरी भी दे रखी है और बी की दूरी भी दे रखी है। और आपसे अगर सिर्फ ये कहा जाए, अब जो मैं कहने वाला हूं वही सबसे जरूरी बात है, आपसे जो ये कहा जाए कि वो संपूरक कोण या पूरक कोण बनाते हैं जिनका जोड़ जो है वो 90 डिग्री होता है, अगर पूरक कोण बनाते हैं तो आपको यही करना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देखो देखो यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, जो एंगल है वो पूरक है एक दूसरे के, यानी कि जिनको जोड़ के क्या आ जाए 90 डिग्री, जिन एंगल्स को जोड़ के क्या आ जाए 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में या फिर ये वर्ड मिल जाए लिखा हुआ और क्वेश्चन जो है वो हाइट एंड डिस्टेंस का है, दूरी और ऊंचाई का है, तो आपने करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है कि ऊंचाई निकालने के लिए उस पोल या उस टावर की या उस बिल्डिंग की रूट ए बी, अर्थात ए मतलब पहला डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस कितना इसमें दिया हुआ है, पहली दूरी दी है 4 और दूसरी दूरी दी है 6, नहीं दूसरी दूरी दी है 9, ठीक है, तो ये कितना हो गया 36, तो आंसर क्या आ गया 6 मीटर। बस छोटी सी बात ये ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं इसका, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा पढ़ के देखते हैं इसको। क्वेश्चन कहता है किसी शहर में टैक्सी शुल्क में निश्चित शुल्क शामिल होता है और शेष किलोमीटर में तय गई दूरी पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसे 960 का भुगतान करना पड़ता है, और 80 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसे 1260 का भुगतान करना पड़ता है। तो आप ये बताइए कि निश्चित शुल्क कितना है और प्रति किलोमीटर कितना उसको देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन जो है अब क्या कर रहा है कि अब जब भी किसी शहर में टैक्सी जो है वो हायर करते हैं तो क्या होता है, आपको एक निश्चित शुल्क या फिर कहा जाए फिक्स चार्ज देना पड़ता है। आपने टैक्सी हायर करी, वो फिक्स चार्ज लग गया। उसके बाद में हर किलोमीटर का भी एक शुल्क उसमें जुड़ता रहता है। 1 किलोमीटर जाएंगे तो कुछ शुल्क होगा, 2 किलोमीटर जाएंगे तो उसका 1 किलोमीटर का और जुड़ जाएगा, 3 किलोमीटर जाएंगे तो 1 किलोमीटर का और जुड़ जाएगा। इस तरह से हर किलोमीटर के लिए एक निश्चित राशि जोड़ती चली जाती है, ठीक है। एंड देन पूरा बिल बन के आपके सामने आ जाता है। तो एक बात ध्यान से सोची जाए यहाँ पर कि अगर मैं 1 किलोमीटर गया, पहले मेरी बात ध्यान सुनो, मान लो कि आपके पास जो निश्चित राशि है जो देनी ही पड़ेगी, ठीक है, हम किलोमीटर वाले की बात नहीं कर रहे, जो फिक्स्ड चार्ज है निश्चित आती है, मान लें कि निश्चित राशि x है और हर किलोमीटर के लिए y देना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मैं 1 किलोमीटर गया तो पहले मैं x तो दूंगा ही दूंगा और 1 किलोमीटर के y रुपए दे दूंगा। अगर मैं 2 किलोमीटर गया तो मैं x तो दूंगा ही दूंगा लेकिन इस बार मैं 2y दूंगा। ऐसे अगर मैं 5 किलोमीटर गया होता तो मैं x तो दूंगा ही लेकिन साथ में 5y भी मुझे भुगतान करना पड़ेगा। बात समझ में आती है। तो अगर कोई भी व्यक्ति 60 किलोमीटर जाता है तो उसे क्या देना पड़ेगा, 60 किलोमीटर की उसको x तो देना ही पड़ेगा, 60 में साथ में उसे 60y भी भुगतान करना पड़ेगा। और ऐसा करने से उसे 960 का भुगतान करना पड़ता है। तो भाई बराबर 960। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति जा रहा है 80 किलोमीटर तो x प्लस 80y और तब उस देने पड़ते हैं 1200। ये हो गया। अब क्या समझ में आया, अच्छा ये आपका क्वेश्चन आया है, ये आया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सरल रेखाएं, कौन सी, 2 चर वाली, ठीक है। अच्छा अब क्या करें भाई, जो चीजें निकालनी है फाइंड आउट करनी है, सीधी सी बात है, उठा के माइनस कर दो इनको, ये आपका x कट जाएगा। तो यहाँ पे आ गया -20y और यहाँ से कितना बच जाएगा, 60 में 60 गए, आ गया 300, माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में
ये आ गया 15। तो जो आपको पर किलोमीटर देनी पड़ रही है, हर किलोमीटर के लिए देनी पड़ रही है, वो 15 है। एक बार जरा चेक करें कि हमारा आंसर ये मैच कर रहा है। जी हमारा आंसर यहाँ मैच कर रहा है, लेकिन जरा एक्स को कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, एक्स को कंफर्म कर लेते हैं। तो अगर हम इसी की बात फिर से करें तो x प्लस 60 गुना 15 कितना होना चाहिए, 960 होना चाहिए, x गुना 15। तो 960 15 से गुणा कर देते और उधर लाके माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 900। तो x की वैल्यू आ गई 60। अब कंफर्म आंसर जो है वो ये भी हो सकता था, इसलिए a है। ठीक है, 15 वहां भी था, 15 वहां भी था, तो हमने x निकाल के कंफर्म कर लिया। नहीं तो मुझे थर्ड वाला आंसर भी सही लग रहा था और a वाला भी सही लग रहा था। ठीक है, बट है कितना है हमारा a आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल कहता है कि आपको निकालना है लार्जेस्ट नंबर। लेकिन कौन सा लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या, लेकिन कौन सी बड़ी संख्या, सबसे बड़ी ऐसी संख्या जो कि जब 70 और 125 को भाग करे, सबसे बड़ी ऐसी संख्या जो 70 और 125 को जब भाग करे, तो जो आपके पास में शेष फल बचेगा वो 5 और 8 बचना चाहिए। वो 5 और 8 बचना चाहिए। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर 5 और 8 बचाना ही है तो आप क्या करोगे, 5 और 8 माइनस कर दो। ठीक है, 5 और 8 माइनस कर दो। तो ये माइनस करने से क्या होगा, माइनस करने से यहाँ आएगा 65 और यहाँ पर आएगा 100। आपने करना क्या है, आपने निकालना है HCF किसका, 117 और 65 का। ठीक है, अब बात अगर ये आती है कि सर कैसे मालूम पड़ा कि HCF ही निकालना है। ठीक है, कैसे मालूम पड़ा कि HCF ही निकालना है, तो मैं कहूंगा बेटा एक छोटी सी बात सोची जाए। आपसे कहा कि ऐसा सबसे बड़ा नंबर आप फाइंड करो जो कि इनको डिवाइड कर सके, क्या कर सके, भाग कर सके। यही कहा है ना, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे विभाजित करने पर, जिससे विभाजित करने पर, जिससे डिवाइड करने पर। तो अगर मुझे इन दोनों नंबर को किसी से डिवाइड करना है, वो इनसे कैसा होगा, छोटा होगा। और जब भी आपको छोटा नंबर निकालना हो तो आप क्या करते हो, HCF निकालते हो। ठीक है, तो इसका HCF हम पीछे निकाल चुके हैं, आपने देखा होगा ये क्वेश्चन ऐसा हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। ये रहा, इनका HCF क्या आया था, 13, 65 और 117। ठीक है, तो यहीं से उसको उठा लेते हैं, ये आ गया 13। ठीक है, तो 13 ही वो नंबर है जो कि जब 70 को डिवाइड करेगा तो 5 शेषफल बच जाएगा, और जब 125 को भाग करेगा तो 8 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। सही चल रहा है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका HCF LCM से ही है। ठीक है, अब देखो HCF LCM की बात अगर आ ही गई है तो पूरे कॉन्सेप्ट की बात एक बार कर लीजिए तो मजा आएगा, है ना। अब सुनो मेरी बात, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको दो नंबर दिए हैं, लेकिन उन नंबर्स को दिया जो है दिया गया है वो x और y की फॉर्म में दिया गया है। कैसे, देखो आपको एक नंबर कहा कि भाई a है, और a जो है ना वो x³ और y स्क्वायर है। ऐसे ही दूसरा नंबर b है, और b जो है वो xy³ है। और आपको करना क्या है, आपको निकालना है HCF। ठीक है, ऐसा करेंगे, इसका एलसीएम भी निकालेंगे। पहले जरा HCF देखते हैं, फिर इसका एलसीएम भी निकालेंगे। दोनों बातें यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर इसको देखते हैं, अगर यूज करने को आएगा तो सीधा उठा के यूज कर देंगे। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनना। ठीक है, जब HCF की बात आए तो आप क्या याद रखते हैं, जब HCF की बात आए तो आप क्या याद रखते हैं, सुनो भाई ध्यान रखना, H का मतलब होता है हाई, सबसे ज्यादा, तो उल्टा याद कर लो, कम। क्या याद कर लो, कम। अच्छा, कितना कम, तो भाई कम से कितना कम याद नहीं रखना, कम से ये याद रखना है कि जितने भी कॉमन प्राइम नंबर है, ठीक है, उनकी सबसे
कम घात लेनी है। जितने भी कॉमन प्राइम नंबर हैं उनकी सबसे कम घात लेनी है। इसने कहा कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b जो कि आपको ये दिए हुए हैं उनको अगर इस तरह से लिखा जाए जिनमें a और b अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं भाई? प्राइम नंबर होते हैं। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर होती हैं। तो x और y क्या है? प्राइम नंबर है। मैंने कहा जब HCF निकालना हो तो जो कॉमन अभाज्य संख्याएं हैं उनकी सबसे कम घात ले लो। तो यहां देखो x और x दोनों कॉमन है। इन x की यहां पर घात 1 है, यहां पर 3 है, तो सबसे छोटी घात 1 हो गई। और y की बात कही जाए तो छोटी घात 2 हो गई। ये आपका HCF हो गया, ठीक है। लेकिन जब LCM की बात करी जाएगी, लेकिन बेटा जब LCM की बात कही जाएगी तो आप लेंगे सबसे बड़ी घात, ठीक है। किसकी? सभी प्राइम नंबरों की, यानी कि सारे ही जो आपके अभाज्य संख्याएं हैं। अच्छा भाई, तो यहाँ पे x और y ही तो है, और x की सबसे बड़ी घात 3 है और y की भी 3 है, ठीक है। ये हो गया एलसीएम, वो हो गया HCF। अब जरा आंसर देख ले, हमें HCF निकालना था, x y मेरा आंसर है, तो बी पार्ट मेरा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इतनी ही बात ध्यान रखेंगे। अगले सवाल में इसको जरा चेक करते हैं। देखिए आपसे कहा गया कि एक नंबर p है, p को आप लिख सकते हो a इंटू बी का स्क्वायर। एक q है, q को आप लिख सकते हो a क्यूब और b। अगर मुझे एलसीएम निकालना है किसका? p और q का, तो हमने कहा था कि भाई सबसे बड़ी घात सभी प्राइम नंबरों की, सभी प्राइम नंबर में सिर्फ एक a आता है एक b आता है, बड़ी घात यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, तो ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। बढ़िया चल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे इसी तरह से क्वेश्चंस को आगे बढ़ाने के लिए क्या मिल गया आपसे? फिर से कहा गया कि एक ऐसी न्यूनतम संख्या जो 1 से 10 सभी संख्याओं से विभाजित हो। अब देखो बात यहाँ पे आती है फिर से यही कि सर एलसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है, कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। तो इन्होंने कहा वो छोटी से छोटी न्यूनतम यानी कि संख्या निकाली जाए जो 1 से 10 तक सभी से विभाजित हो जाए, तो वो संख्या 1 से 10 तक की संख्याओं से बड़ी होनी चाहिए। समझ गए बात को? तो क्या निकालना है? तो आप कहोगे एलसीएम निकाल, ठीक है एलसीएम निकाल देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अब मेरी बात ध्यान सुनो, एलसीएम निकालना है, किसका एलसीएम निकालना है? 1 2 3 4 से लेकर 10 तक की संख्याओं का। काफी सारा काम है ना, एक छोटा सा काम करते हैं, पहले इन्हें एनालाइज कर लेते हैं। देखो अगर 10 से विभाजित होगा तो ये तो पक्का आंसर नहीं है, क्योंकि 504 10 से भाग नहीं हो सकता, क्योंकि आखिरी में 0 नहीं है। भाग्य 3 हो सकते हैं। अच्छा, जब मैंने यहां पर लिखा 3, तो 3 से ये भी भाग नहीं होगा, ये भी भाग नहीं होगा, तो बेटा आंसर हो गया ये, और क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। कोई एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारा एलसीएम का ही है, ठीक है। अब इसको ये नहीं एलसीएम निकालना नहीं सीखोगे, कॉन्सेप्ट हमारा एलसीएम का ही है, लेकिन हमने उस कॉन्सेप्ट को ही यूज करके, उसका मेथड ना यूज करके आंसर, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं जरा। बहुत बढ़िया, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इस तरह से और ऐसे कई तरह से पूछा जाता है, ठीक है। आपने यूक्लिड्स की जो डिवीजन लेमा है उसके बारे में सुना होगा, ठीक है। एल्गोरिथम है उसके बारे में सुना होगा, ये उसी का एक हिस्सा है, उसी का एक पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है, सवाल ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई भी एक नंबर ए है, अभी सवाल की बात आते हैं वापस, ठीक है। पहले मेरी बात ध्यान सुन लो, फिर ये सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरे पास कोई भी एक नंबर ए है, चलो भाई कोई भी एक नंबर ए है, जिसको मुझे भाग करना है, किससे? क्यू से, तो वो कुछ बार में भाग होगा, ठीक है। मान लिया कि बी दफा होता है, ठीक है, बी बार में भाग हो जाता है, और उसका कुछ शेषफल बच जाएगा, ठीक है। तो आप ये बताओ कि शेषफल क्या क्या हो सकता है?
ठीक है, तो ये बताओ शेषफल क्या क्या हो सकता है। जो जो हमें ये यूक्लिड ने दिया ये जो तरीका, इससे हम इस बात पे कमेंट कर सकते हैं कि आर क्या हो सकता है। तो उसने ये बताया कि भाई जो ये आर होगा ना, ये हमेशा 0 के बराबर या उस बड़ा हो, लेकिन आप जिससे भाग कर रहे हैं, ठीक है, आप जिससे भाग कर रहे हैं, अगर मान लिया जाए कि मैं यहाँ पे बी से भाग कर रहा था, सपोज कि हम यहाँ पे बी से भाग कर रहे हैं, क्वेश्चन ने कहा ना, और पूर्णांक है जिनका द्वितीय पूर्णांक क्यू आर है बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम बी से भाग कर रहे हैं, तो यहाँ पर तरीका ये कहता है कि जो शेषफल होगा वो 0 के बराबर रहेगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन इस b से छोटा होगा। b कौन? जिससे हम भाग कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या बात बोल दी गई, सुनो मेरी बात ध्यान से जरा। मान लो मेरे पास एक नंबर था 5, ठीक है, मैंने इसको भाग किया 5 से, तो भाई एक बार होगा और शेषफल आएगा 0। मैंने 6 करा, एक बढ़ाया सिर्फ, ठीक है, तो 5 से भाग किया, एक ही बार होगा लेकिन शेषफल 1 आएगा। मैंने 7 कर दिया, 5 से एक बार भाग होगा, शेषफल जो है वो 2 आएगा। 8 लिया तो शेषफल 3 आएगा। 9 लिया तो शेषफल 4 आएगा, लेकिन जैसे ही मैं 10 लूंगा तो शेषफल जो होगा वो फिर 0 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, आप जिससे भाग कर रहे हो, किससे भाग कर रहे हो भाई, भाग कर रहे हो 5 से, आप भाग कर रहे हो 5 से, क्या 5 के बराबर आया? नहीं, 5 के बराबर नहीं आया। क्या 5 के बराबर आया? नहीं आया। 5 कैसा आया? 0 1 2 3 4, छोटा। कैसा आया? छोटा, ठीक है। रिमाइंडर, कौन? रिमाइंडर क्या आया? 5 से छोटा। लेकिन क्या 0 से बड़ा आया? हाँ आया। क्या 0 के इक्वल आया? हाँ आया। देखो 0 से बड़ा 1 2 3 4 और 0 के बराबर, हाँ बिल्कुल सही बात है। आप ये बात हर किसी के बारे में कह सकते हो, बस आपको क्या बताना चाहिए कि आप भाग किससे कर रहे हो, ठीक है। तो यहां से मेरा आंसर बन जाता है C वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेके देखते हैं। एक जरा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, चलो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, जरा इसकी बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये ना बड़ा टिपिकल क्वेश्चन, जैसे कि हमने पीछे एक बात करी वो ऊंचाई दूरी वाला क्वेश्चन, वैसे ही यहाँ पे भी हम एक छोटी सी ट्रिक की बात करेंगे। आपसे कहा गया है कि 25 है हमारे पास और पावर है 2n, और 9 है और पावर है 2n, तो ये नंबर किससे भाग हो सकता है। तो बहुत छोटी सी बात यहाँ पे ध्यान रखनी है बच्चे, बहुत छोटी सी बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। आप इन दो नंबर को उठा लो, ठीक है, एक बार इन्हें प्लस कर दो और एक बार इन्हें माइनस कर दो, ठीक है। यहां आएगा 34 और यहां पे आएगा 16, इन दोनों से ही ये भाग हो सकता है, ठीक है। फिलहाल मुझे n की वैल्यू नहीं पता, लेकिन जब मैं इनपुट करना शुरू करूंगा तो ये चीजें आएंगी। मान लो जैसे कि आपने n का जो मान रखा वो क्या रखा, n का मान अगर मैं यहाँ पर 1 रख देता तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचता और यहाँ पर सिर्फ 9 बचता। अब ये फॉर्मूला कौन सा बन गया, आप कहोगे सिर्फ फॉर्मूला बन गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको हम कैसे लिखते हैं, x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो इसे कैसे लिख दें, 25 प्लस 9 और 25 माइनस 9, जो हमने यहाँ पर किया, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर इस फॉर्म का दिखाई पड़े, आप उठा के सीधा क्वेश्चन का ये आंसर टिक कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं बढ़िया सा। हाँ ये है कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, कई बार आता है, ठीक है। इसको और कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन कहता है, पढ़ते हैं जरा। यदि दो संख्याओं का एलसीएम 3600 है, ठीक है, दो संख्याएं हैं उनका एलसीएम 3600 है, तो इनमें से कौन इसका एचसीएफ नहीं हो सकता, इनमें से कौन इनका एचसीएफ नहीं हो सकता। अब यहां पर पहले ही एक बात समझा देता हूं, देखो आपको किसी भी नंबर का जब एलसीएम निकालने को कहा जाता है, ठीक है, और एचसीएफ निकालने को कहा जाता है, तो क्या उनमें कोई रिलेशन होता है। जब हम किसी भी नंबर्स का एचसीएफ या एलसीएम निकालते हैं तो उन दोनों में क्या कोई भी संबंध होता है। हाँ होता है, और वो ये होता है कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आया होगा। जो एलसीएम है वो कैसा आया होगा, एचसीएफ को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके।
आप ये चीज जो अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये उनको सिखाते भी होंगे कि एलसीएम निकालने के लिए पहले एचसीएफ निकालो और फिर एचसीएफ को लिख लो और जो बाकी नंबर बच जाए उनको भी उठा के लिख दो। तो आपने क्या करवाया, आपने एचसीएफ को कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करवाया। एलसीएम में एचसीएफ पहले ही लिखा हुआ है, इसका मतलब किस रूप में लिखा हुआ है, गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ है। कहने का मतलब हुआ एलसीएम तब आएगा जब हम एचसीएफ को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एचसीएफ जो है वो एलसीएम का गुणनखंड है, या फिर मैं इसको दूसरा से कहने की कोशिश करूं, एलसीएम जो है वो एचसीएफ का मल्टीपल है। एचसीएफ किसी से मल्टीप्लाई करके एलसीएम आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि के निकालने के लिए क्या करोगे आप, एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो के का मान निकल आएगा। तो एलसीएम को एचसीएफ हमेशा डिवाइड कर सकता है, हमेशा भाग कर सकता है, क्योंकि वो उसका मल्टीपल है। तो इसी बात को अगर देखा जाए तो क्या 3600 को 600 डिवाइड कर देगा, जी बिल्कुल कर देगा, ठीक है। क्या 400 डिवाइड कर देगा, जी हाँ कर देगा। क्या 150 कर देगा, वो भी कर देगा। कौन नहीं कर पाएगा, भी नहीं कर पाएगा। यही सिर्फ जो है वो क्या एचसीएफ नहीं हो सकता, एचसीएफ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात जो है वो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात थोड़ी बहुत समझ में अगर कम आई हो तो घर बैठ के 2 नंबर लेना, उनका एचसीएफ निकालना और चेक करना जो मैंने कहा वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आपका होमवर्क, ठीक है। चलिए एक सवाल और लेंगे आज। इसे लेते हैं, एक जरूरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो लेना जरूरी था। देखिए एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है 2 नंबर का और आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो हो क्या क्या है यहाँ पर, क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैंने क्वेश्चन क्यों जल्दीबाजी में यहाँ पे ले लिया, मैं क्लास एंड करने वाला हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। आपको एक रिलेशन ध्यान रखना है कि एचसीएफ इनटू एलसीएम जो होता है वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर होता है। जो भी 2 नंबर आपने लिए हैं उनके जो गुणा करके जो आएगा, गुणनफल जो आएगा उसके बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, तो एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ दिया हुआ है 120, एलसीएम दिया है 25-20। अच्छा ओके, अब पहला नंबर जो है कुछ गलत क्या है, हाँ ये है के, ठीक है। अब पहला नंबर है 2520, दूसरा नंबर है 6600, ठीक है। तो अगर यहां से के निकालना है तो आप क्या करोगे, 2520 इंटू में 6600 अपॉन में 120 अपॉन में 252। अब यहां से आगे सिर्फ ये मैटर करता है कि आप कितनी जल्दी डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हो, और सही बताऊं वो भी नहीं करता। 550 ये आपका आंसर, ठीक है। तो फिर हमने यहाँ तक की बात जो भी करी, इसमें हमने जो भी क्वेश्चन डिस्कस करे, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन थे, बढ़िया क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, और कुछ बढ़िया सवाल लेके आगे के लिए मजा आएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, नमस्कार।